हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज हम डिस्कस करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए हमारा सेट नंबर 8 और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से यहाँ पे सारे लेक्चर्स, सारे वीडियो लेक्चर्स प्लस पीडीएफ वगैरह शेयर की जाती हैं और आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू यहाँ पे। एंड मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज MCQ डिस्कस करते हैं डिटेल में। यहाँ पे हम चैप्टर वाइज MCQ तो डिस्कस करते ही करते हैं, प्लस यहाँ पे आपके डिफरेंट एग्जाम को फोकस करके स्टेट PCS UPSC के लिए, आपके SSC रेलवे के लिए और डिफेंस एग्जाम के लिए भी मैंने अलग फोल्डर बनाए हैं। तो जो भी कोड इसमें गिवन है आप ले सकते हैं। GS कोर्स जो है हमारा पूरा का पूरा जो है एक थ्योरी कोर्स है। इस थ्योरी कोर्स में आपके बिल्कुल बेसिक से चीज़ें डिस्कस करी गई हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें एक ओपन कोड लगा के। अब आप इन कोर्सेज़ को परचेज़ कहाँ से करेंगे? आप StudyIQ ऐप से आप परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप परचेज़ कर सकते हैं वेबसाइट से studyIQ.com। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा यहाँ पे होम पेज। यहाँ पे आपको दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, 10,000 MCQ कोर्स आपको नजर आएगा तीसरे नंबर के ऊपर और GS कोर्स आपको नजर आ जाएगा चौथे नंबर के ऊपर। तो जो भी कोर्सेज अच्छे लगते हैं आप परचेज करें और प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, ध्यान से समझना है क्या कहता है। दैट इज कॉल्ड कार्नोटाइट जो है ये एक ओर है, मिनरल है। किसकी ओर है ये? सो ये ओर है आपकी यूरेनियम की। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, यूरेनियम की एक और है, डेट इज पिच ब्लेंड आपको देखने को मिलती है, पिच ब्लेंड। समझ आया? अब बात करते हैं यूरेनियम की। यूरेनियम 235 एज ए न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, ठीक है, जो एनर्जी पैदा करने में आपको हेल्प करता है। और एक होता है यूरेनियम डेटिंग होता है। यूरेनियम डेटिंग जो होता है वो किसकी एज फाइंड आउट करता है? रॉक्स की एज फाइंड आउट करता है। और यूरेनियम जो है वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है। कजाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रिच है। पिच ब्लेंड की बात करते हैं तो पिच ब्लेंड एक और है, किसकी? थोरियम की भी और है। थोरियम जो है हमारे इंडिया में मोनाजाइट सैंड ऑफ केरल में मिलता है, मोनाजाइट सैंड ऑफ केरल। और केरल को केरल में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्पाइस सिटी भी कहते हैं इसको, स्पाइसेस वगैरह यहाँ पे देखने को मिलती हैं। केरल में आपकी नेचुरल रबड़ के रिजर्व में देखने को मिलते हैं। नेचुरल रबड़ वर्ल्ड वाइड आपका थाईलैंड में देखने को मिलता है। नेचुरल रबड़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम इसमें सल्फर डालते हैं, जिसको हम कहते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़, जिससे क्या होगा, आपकी रबड़ जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगी और प्रॉपर तरीके से आगे मतलब हार्ड होके काम करेगी। और नेचुरल रबड़ हम लेते कहाँ से? लेटेक्स ऑफ द प्लांट से हम लेते हैं। याद रखिए, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। कॉपर की बात करें तो आपको सबको पता है कि द सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन हम सिल्वर ना यूज़ करके हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉपर सस्ता है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर। कॉपर सबसे पहली मेटल डिस्कवर करी गई थी जो आपकी चालकोलिथिक एज में डिस्कवर करी गई थी, चालकोलिथिक एज में सबसे पहली मेटल। और कॉपर के बारे में बात करते हैं तो कॉपर की ओर्स याद कर लेते हैं। एक है क्यूप्राइट, ठीक है, क्यूप्राइट है। और एक है आपकी कॉपर ग्लांस, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस और आपका कॉपर पायराइट। सो दीज आर द ओर्स। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर, यूरेनियम। सो हियर इज द यूरेनियम। नर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड ऑफ, जो आपके भारत के उत्तरी मैदान हैं वो किस चीज़ से बने हुए हैं? देखिए, उत्तरी मैदान में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है आपको जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। एक्चुअली क्या होता है कि जो पहाड़ों से, हिमालय से जो नदियाँ आ रही हैं वो नीचे मिट्टी लेके आती हैं, जो आपकी एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए बड़ी अच्छी होती है। डैट इज़ कॉल्ड एलुवियल सॉइल। ये हमें देखने को मिलती है फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज़ में। और ये अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ द एरिया, जो इंडिया का एरिया है वो यहाँ से कवर करता है जलोढ़ मिट्टी से। और ये एग्रीकल्चर के लिए खास करके जो आपका वीट, राइस वगैरह के लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है ये मिट्टी। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। इग्नियस रॉक्स की बात करते हैं तो ये जो हैं आपकी ये वो रॉक्स होती हैं जो जब मैग्मा आपका आता है, मैग्मा सॉलिड बन जाता है तो पहले रॉक्स कौन सी बनती हैं? आपकी इग्नियस बनती हैं। फिर उसके बाद जो है इसके अंदर सेडिमेंटेशन होती रहती है, धीरे धीरे सेडिमेंट्स बनते रहते हैं और ये होती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसे आप सादी चट्टानें आप कहते हैं, जहाँ पे आपका न्यूक्लियर फ्यूल, कोल और गैस वगैरह सब कुछ देखने को आपको मिलता है। अब उसके बाद जो है सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक चेंज होती है, जहाँ पे आपका हवा, एयर टेम्परेचर, हवा, प्रेशर, टेम्परेचर की कंडीशंस लगती हैं, वो मोल्ड हो जाती हैं, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में
कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन, जलोढ़ मिट्टी इज़ द राइट आंसर, जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पे देखो जो ब्लूइश कलर है ये वाला, ये क्या है? सारी की सारी ये फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज़ में आते हैं और यहाँ पे आपकी सभी की जगह के ऊपर क्या है? जलोढ़ मिट्टी होती है। आंसर इज एलुवियल सॉइल इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखिए, इनमें से ऐसी कौन सी ट्राइब है जो परफॉर्म करती है एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल हस्बेंड्री जो है प्राइमरी सेक्टर का पार्ट आता है। अब बात करते हैं कि कौन सी ट्राइब फॉलो करती है ये, तो ये ट्राइब है आपकी मासाई ट्राइब। मासाई ट्राइब जो है ये आपको देखने को मिलती है कीनिया एंड तंजानिया के बीच में, कीनिया और तंजानिया के बीच में अफ्रीका के अंदर देखने को आपको मिलती है। एनिमल हस्बेंड्री करते हैं और ये क्या करते हैं? आपकी सर्कुलर हट वगैरह बना लेते हैं। इस तरीके से सर्कुलर हट होती है और उसके बाद जो है ये आपके एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पे देखने को मिलती है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। बोडो की अगर मैं बात करता हूँ तो बोडो एरिया जो है, जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं आपकी, जैसे कि असम, मेघालय, बांग्लादेश, उसमें आपके बोडो पीपल्स देखने को आपको मिलते हैं। और पैगमी जो है आपको अगेन अफ्रीका की एक जो है ट्राइब्स है, जो आपके रवांडा, बुरुंडी, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसमें देखने को आपको मिलते हैं। एस्किमो जो है ये आपके जो इंडिजिनियस सरकमपोलर पीपल्स हैं, जो हमें देखने को मिलते हैं मेनली सरकमपोलर रीजन में देखने को आपको मिलते हैं। अब सरकमपोलर रीजन कौन कौन से? जैसे कि साइबेरिया वाला पार्ट, ईस्टर्न साइबेरिया, रशिया वाला पार्ट की बात करें, अलास्का की बात करते हैं, कनाडा की बात करते हैं, ग्रीनलैंड की बात करते हैं, तो वहाँ पे ये देखने को मिलते हैं। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। मासाई इज़ द राइट वन, मासाई। अगला देखते हैं, टाइड्स इन द सी आर प्राइमरली ड्यू टू, जो टाइड्स होती हैं, ज्वार भाटा आता है, वो समुद्र के अंदर क्यों आता है? देखिए टाइड्स का मतलब क्या होता है? पहली बात तो राइज एंड फॉल ऑफ सी वेव्स, यानी कि राइज होना और फॉल होना सी वेव्स का, उसे हम क्या कहते हैं? टाइड्स कहा जाता है। और ये बहुत सारी चीज़ों के इफेक्ट के कारण देखने को आपको मिलती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून एंड द सन, दोनों में से सबसे ज़्यादा मून की ज़्यादा होती है ग्रेविटेशन। ऐसा नहीं है कि दोनों नहीं खींचते, दोनों खींचते हैं, लेकिन मून ज़्यादा खींचता है, जिसके कारण टाइड्स आती हैं। और आपका जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है ग्लोब के अंदर, इरेगुलरिटीज़ हैं आपकी ओशंस के अंदर। सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल टाइड्स होती हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा फोर्स क्रिएट करती है रेदर देन द वर्टिकल फोर्सेस। सो ये आपकी सारी रिस्पॉन्सिबल होती हैं टाइड्स के लिए। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है? द ग्रेविटेशन इफेक्ट ऑफ द मून ऑन द अर्थ, सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण टाइड आती है। अब ये टाइड्स की कौन कौन सी आपकी पोजीशन बनती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो सन, मून और अर्थ, अभी लाइन में आ गए, सन, मून और अर्थ लाइन में आ गए। अब मून की ग्रेविटेशन पुल ज़्यादा है सन से, अब लेकिन धरती तो, अब एक चीज़ बताओ, मून भी खींचेगा इसको और सन भी इसको खींचेगा धरती को, तो इसका मतलब जब दोनों खींचेंगे तो टाइड्स बड़ी आएंगी। तो ऐसी टाइड्स को हम क्या कहते हैं? हाई टाइड्स कहा जाता है। कंबाइंड ग्रेविटेशन पुल लगेगा सन और मून का। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं, और जो टाइड्स आएंगी वो होंगी आपकी स्प्रिंग टाइड्स देखने को आपको मिलेंगी। एक महीने में 2 बार आपको देखने को मिलती है, और ये जो मंथ होता है उसे हम क्या कहते हैं? फुल मंथ कहा जाता है, फुल मंथ पीरियड, क्लियर। और आप फुल मून पीरियड कह सकते हैं, या फिर आपका दूसरा आता है न्यू मून पीरियड के टाइम पे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जब ये आपका फुल मून है और अगर मून इधर आ जाए तो आपका न्यू मून हो जाएगा, तो ये भी आपकी धरती को खींचेगा, तब भी आपकी हाई टाइड्स आएंगी। और ये आपकी स्प्रिंग टाइड्स हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया? मून इधर चला गया, ठीक है, अर्थ यहाँ पे है और सन यहाँ पे है, तो ग्रेविटेशन पुल सन भी खींचे रहा है और मून भी खींच रहा है। मून की पावर ज़्यादा है, तो इसका मतलब हाई टाइड्स मून की तरफ आएंगी और आपकी लो टाइड्स आपकी सन की तरफ आएंगी। और ऐसी टाइड्स को हम क्या कहते हैं? नीप टाइड्स कहा जाता है। नीप टाइड्स, जहाँ पे आपका मून जो होगा 90 डिग्री एंगल पे ऊपर बन जाता है, आपका मून इज़ ऑन द 90 डिग्री एंगल, क्लियर। तो ये याद रखनी है सारी चीज़ें, तो ये इंपॉर्टेंट हैं। तो इस कंडीशन के अंदर जो बात करते हैं राइट एंगल के ऊपर, तो ये आपकी ये जो है नीप टाइड्स होती हैं, नीप टाइड्स, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, याद रखिए। अगला देखिए, रोडेंशिया मुरिदे, रोडेंशिया, देखिए रोडेंशिया से ही पता लग गया रोडेंट्स, क्लियर, रैट्स के ऊपर बात आ रही है। तो यहाँ पे आपके किसका साइंटिफिक नेम है? ये माउस का साइंटिफिक नेम है, चूहे का साइंटिफिक नेम है, क्लियर। और अदरवाइज साइंटिफिक नेम जो चूहे का होता है, डेट इज कॉल्ड मस्कुलस,
मस्कुलस, ठीक है, ये नाम होता है चूहे का। और मंकी का होता है डेट इज़ सीमीफॉर्मस कैथरीनी, सीमीफॉर्मस कैटहरिनी, ठीक है, ये नाम होता है मंकी का। स्क्विरल की अगर हम बात करते हैं तो डेट इज़ कॉल्ड स्क्यूरिडिए, ठीक है। लिजर्ड की अगर हम बात करते हैं तो लिजर्ड है आपका लैक्रिशिया, LACERTILA, लैक्रिशिया, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, माउस इज़ द करेक्ट आंसर, माउस। रोडेंट्स, अच्छा, रोडेंट्स को ख़त्म करने के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? रोडेंटिसाइड यूज़ करते हैं। अब रोडेंटिसाइड में हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? एल्युमिनियम फॉस्फाइड का, ठीक है, एल्युमिनियम फॉस्फाइड यूज़ कर सकते हो आप, या फिर आप जिंक फॉस्फाइड यूज़ कर सकते हो, याद रखना है आपको। अगला देखिए, रिंग वॉर्म जो है जिसे हम दाद कहते हैं, ये कौन सी डिजीज़ होती है? रिंग वॉर्म जो होती है एक डिजीज़ है जो फंगस से होती है, फंगल डिजीज़ है ये। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। और फंगस भी कौन सा? डेट इज़ कॉल्ड ट्राइकोपाइथॉन माइक्रोस्पोरम, ठीक है, ये आपको देखने को मिलती है। तो फंगस इज़ द करेक्ट आंसर। फंगस की स्टडी को हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। कौन सा फंगस खा सकते हो? मशरूम खा सकते हैं। वायरल की स्टडी को हम कहते हैं वायरलॉजी। और कौन सा वायरस पहले ढूंढा गया था? टोबैको मोज़ेक वायरस, किसने? एवेनोवस्की। ये याद रखने सारे नाम आपको, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। दैट इज़ फंगल इज़ द करेक्ट आंसर। रिंग वॉर्म इज़ ए फंगल डिजीज़। अब ये क्या होता है? ये एक कॉमन फंगल स्किन इन्फेक्शन होती है जो जिसे आप कहते हैं टीनिया कहा जाता है। इस तरीके से रिंग बन जाता है, ठीक है। किसी भी पार्ट्स के ऊपर आपको अफेक्ट कर सकते हैं, स्कैल्प के ऊपर, फीट के ऊपर, ठीक है। और ग्रोइन यानी कि आपके सेक्शुअल जो ऑर्गन है वहाँ के ऊपर भी आपको इफेक्ट कर सकती है। तो ये डिफरेंट नाम है फंगस के, याद कर लेना आप, ठीक है। तो देयर इज़ ए रिंग वॉर्म। अगला देखते हैं, डीएनए कंटेन्स। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है और फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है हमारी, और ब्लू प्रिंट ऑफ द लाइफ है, नॉट फिजिकल बेसिस, इट्स ए ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है बेस, नाइट्रोजन बेस, जिसमें आपके 4 होते हैं, डेट इज़ एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और आपका साइटोसिन, बेस हो गया ये, ठीक है। और एक होती है शुगर, और शुगर में 5 कार्बन की शुगर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? राइबोस शुगर। और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप PO4 3 नेगेटिव होता है। सो डीएनए कंटेन्स पेंटोज शुगर, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। पेंटोज शुगर होता है, ये देखो, बेस, शुगर और फॉस्फेट। और इसमें क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं। और ये मैंने आपको कितनी बार बताया कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने बताया हमें? वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, जिसे आप डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आप कहते हैं। तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए और आरएनए 2 न्यूक्लिक एसिड हैं। डीएनए और आरएनए में डिफरेंस ये होता है कि जो आपका डेट इज़ थाइमिन होता है किसके अंदर? डीएनए के अंदर, वो रिप्लेस कर जाता है आपका यूरासिल के साथ, यूरासिल इन द आरएनए, याद रखिए। अब एक चीज़ आपको और याद रखनी है, क्या? डीएनए के प्रोसेस को अगर हमने डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करना है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहा जाता है, ट्रांसलेशन उसको कहते हैं, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, ए मेडिसिन विच प्रमोट द सिक्रीशन ऑफ यूरिन इज कॉल्ड। यूरिन को फॉर्मेशन करने के लिए कौन सा जो है इसमें ड्रग यूज़ किया जाता है, मेडिसिन यूज़ किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? डायूरेटिक। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर। डायूरेटिक वो होते हैं जो यूरिन की फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं, यूरिन की फॉर्मेशन को, और डायूरेसिस का प्रोसेस इसमें हम कहते हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। अब अगर हम बात करते हैं तो एंटी डायूरेटिक की, सपोज करो एंटी डायूरेटिक। अब एंटी डायूरेटिक क्या होते हैं? ये एक होते हैं वेजोप्रेसिन। एंटी डायूरेटिक मतलब वेजोप्रेसिन, क्लियर, एक एजेंट है जो रिड्यूस कर देता है एक्सक्रीशन को यूरिन की। और वेजोप्रेसिन, क्लियर, याद के, और एडीएच हार्मोन भी इसको कहते हैं।
एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी इसको कहा जाता है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। और अगर मैं कहूँ, अच्छा ये बताइए, मेडिसिन तो आपकी डायूरेटिक होगी, और अगर आपसे पूछा जाए कि हार्मोन्स कौन सा रिस्पॉन्सिबल है आपका सिक्रीशन ऑफ यूरिन में, तो डेट इज कॉल्ड कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो है ये आपका यूरिन फॉर्मेशन में आपको हेल्प करता है, क्योंकि ये क्या कर देता है, वेजोडाइलेशन कर देता है। वेजोडाइलेशन अगर करेगा तो ऑब्वियसली बात है, जो ब्लड वेसल्स हो जाएंगी वो खुल जाएंगी, जिसके कारण क्या होगा, यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी में आएगा और ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, यूरिन की बात करते हैं तो यूरिन जो है आपकी कंपोजिशन हमारी बॉडी में क्या है कि हमारा जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो क्या होता है, प्यूरिफाई होता है कहाँ पे, किडनी के अंदर। किडनी में कहाँ पे, नेफ्रॉन में। अब यहाँ पे उस चीज़ प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जब चलता है तो बॉडी में आगे यूरिन रह जाता है। यूरिन में 95% क्या रहता है, आपका वाटर रहता है, और 2.7% आपका यूरिया रहता है, 0.3% जो है आपका यूरिक एसिड रहता है, और 2% जो है आपके सॉल्ट रहते हैं। ये आपको याद रखने हैं। यहाँ पे मैंने बोला 2.7% यूरिया रहता है, ये याद रखना है। और 2.7% यूरिया की बात करूँ, यूरिया में होता है NH2CO, NH2 उसको कहते हैं, जिसमें आपका 46% नाइट्रोजन देखने को मिलती है। और यूरिया जो है पहला कंपाउंड था जो हमारा लैब के अंदर तैयार किया गया था। और यूरिया बनता कहाँ पे हमारी बॉडी में, लीवर में बनता है, लीवर में बनता है। और कौन सा प्रोसेस होता है, ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल से बनता है, याद रखिए। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एड्रिनालिन लिखा हुआ है। एड्रिनालिन जो होता है, किडनी के ऊपर आपकी ग्लैंड लगी हुई है, डेट इज एड्रिनल ग्लैंड, वहाँ से निकलता है। और इसको हम और क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को एड्रिनालिन को हम क्या कहते हैं, एपिनेफ्रिन हार्मोन कहा जाता है। और इसको और क्या कहते हैं हम, 3F हार्मोन, 3F हार्मोन कहते हैं, मतलब फाइट, फ्लाइट और फियर, ये हार्मोन कहा जाता है। इन तीनों सिचुएशन में आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। हार्ट बीट बढ़ना वो आपका एड्रिनालिन के साथ संबंधित है, एपिनेफ्रिन के साथ संबंधित है। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। डायूरेटिक इज द राइट वन, आंसर इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये हैं आपके डायूरेटिक्स। इनमें से फिश किसे कहते हैं, इनमें से फिश किसके एग्जाम्पल है। जेलीफिश की बात करते हैं तो ये नाइडेरिया होते हैं, नाइडेरिया, ठीक है। लॉबस्टर की बात करते हैं तो आर्थ्रोपॉड। आर्थ्रोपॉड जो हैं सबसे बड़े फाइलम है हमारे पूरे एनिमल सिस्टम में, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। व्हेल की बात करें तो ये तो मैमल है, मैमल, तो इसका मतलब एग्जाम्पल क्या रह गया, साल्मन फिश। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। सैल्मन फिश इज द राइट आंसर। फिश कल्चर को, फिश को पालने को हम क्या कहते हैं, पीसी कल्चर कहा जाता है। फिश पालने को, रियरिंग ऑफ द फिशेज, दैट इज कॉल्ड पीसी कल्चर। और फिश की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी कहा जाता है, इक्थियोलॉजी, ठीक है। और फिश के लिए कौन सा रेवोल्यूशन हुआ था, ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, याद रखना है सारी चीज़ें। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। अब देखिए, अगर कोई पर्सन ये सैल्मन फिश खाता है, ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, नो डाउट, एंड इन्फ्लेमेशन रिड्यूसिंग ओमेगा-3 फैटी एसिड, ये ध्यान रखना, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन और आपका रिड्यूसिंग द ओमेगा-3 फैटी एसिड हमारी बॉडी के अंदर, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द विंड स्पीड, हवा की स्पीड को मापने के लिए। विंड क्या होती है, मूविंग एयर, अगर एयर मूव कर रही है तो डेट इज कॉल्ड विंड। विंड स्पीड को मेजर करने के लिए आपका यूज़ किया जाता है एनीमोमीटर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, विंड स्पीड, डायरेक्शन वगैरह चेंज को मेज़र करता है। ऑल्टीमीटर की अगर हम बात करते हैं तो ऑल्टीमीटर जो है आपका एल्टीट्यूड को मापता है, यानी कि हाइट को मापता है। क्रोनोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका एक मैकेनिकल टाइम पीस है, मैकेनिकल टाइम पीस देखने को आपको मिलता है, ये टाइम पीस ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल टाइम पीस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है आपका मैरीन क्रोनोमीटर, ठीक है। मैरीन क्रोनोमीटर जो होता है ये एक टाइम पीस है जो आपका शिप के अंदर लेके चलते हैं, और एक ऐसी जगह के ऊपर लगा दिया जाता है जहाँ से हम डिटरमाइन कर सकते हैं शिप की पोजीशन बाय द सेलेस्टियल नेविगेशन से जो है हम पता कर सकते हैं शिप की पोजीशन को। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, एनीमोमीटर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो, एनीमोमीटर इज वेदर इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द विंड स्पीड। ये हवा की स्पीड और डायरेक्शन को पता करता रहता है कि कौन इन्फॉर्मेशन हमें पता लगता रहती है मूविंग एयर की। जैसे जैसे मूविंग एयर जो है आपकी
एज एयर मूव्स एंड द कप्स टर्न डेटा इज कलेक्टेड। ये जो कप होते हैं ये टर्न कर जाते हैं तो डेटा आपका कलेक्ट हो जाता है कि कहाँ की स्पीड है, कितनी फोर्स से जा रहा है। सो हियर इज़ द एनीमोमीटर। रेड सॉइल जो है ये नॉर्मली कौन से एरिया में पाई जाती है? रेड सॉइल पहले तो रेड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड देखने को आपको मिलता है, आयरन ऑक्साइड देखने को आपको मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं, चलो मैं भूल कर लेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। पर रेड सॉइल जो आपको देखने को मिलते हैं जैसे तमिलनाडु का इलाका हो गया, कर्नाटक वाला पार्ट हो गया, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाले पार्ट में देखने को मिलते हैं। अब ये जो इलाके हैं ये कौन से पार्ट में आते हैं? ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू के अंदर देखने को मिलते हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। दक्कन के पठार का पूर्वी और दक्षिणी भाग, क्योंकि एक चीज़ देखो, ये है आपका दक्षिण एरिया, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, और बीच में आपका यहाँ पे क्या पड़ गया? डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न साइड के ऊपर ये वाले इलाके पड़ते हैं जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी वगैरह, ठीक है। और आपके साउथ में कौन से पड़ गए आपके इसके? डेट इज़ कर्नाटक, और कर्नाटक वगैरह के एरिया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये एरिया पड़ते हैं। तो ये आपका रेड सॉइल यहाँ पे देखने को मिलती है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। और जो आपका रेड सॉइल होती है ये पोर होती है। किस चीज़ में पोर होती है? इसमें कौन सा कंटेंट नहीं देखने को मिलता? लाइम, मैग्नीशिया, लाइम, मैग्नीशिया, फॉस्फेट, लाइम, मैग्नीशिया, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, ह्यूमस, ये आपको कंटेंट देखने को नहीं मिलता, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ किस चीज़ में रिच है, ये किस चीज़ की प्रोडक्शन में ज़्यादा है? पोटाशियम, इस चीज़ में आपके ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पोटाशियम में रिच है, और लाइम, मैग्नीशिया, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, ह्यूमस में आपके डेफिशिएंट देखने को मिलते हैं। रेड सॉइल रेड इसीलिए क्योंकि आयरन ऑक्साइड आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। ऑलमोस्ट जो पूरा का पूरा तमिलनाडु है वो रेड सॉइल से ही आपका कवर है, ये ध्यान रखना। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। पंचतंत्र जो बुक है, ये पंचतंत्र की कहानियाँ किसने संकलित करी हैं, किसने लिखी हैं? तो ये हैं विष्णु शर्मा जी। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। वाल्मीकि जी की बात करते हैं तो इन्होंने रामायणा लिखी है, रामायणा, ठीक है। रामायणा के ऊपर 2-3 क्वेश्चन आते हैं। रामायणा पर्शियन लैंग्वेज में भी चेंज करी गई थी, अकबर के टाइम पे बदौनी ने करी थी, बदौनी, ठीक है। और उसके बाद जो है रामायणा, साउथ की रामायण किसने लिखी थी? कंबन ने लिखी थी, कंबन। और तुलसीदास जी ने क्या लिखा था? तुलसीदास जी ने अवधी लैंग्वेज में क्या लिखी थी? रामचरितमानस लिखी थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और वेद व्यास जी ने लिखी थी आपकी महाभारत जो है लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड है, महाकाव्य है। और दूसरी बात, महाभारत का दूसरा नाम है जय संहिता, और इसको भी पर्शियन लैंग्वेज में चेंज किया गया था, फारसी भाषा में। और इसका जो फारसी वर्जन है उसको हम कहते हैं रज़मनामा, और ये भी बदौनी ने चेंज किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर इज सी ऑप्शन, विष्णु शर्मा इज द राइट वन, विष्णु शर्मा। हु इन्वेंटेड द न्यूक्लियर रिएक्टर? न्यूक्लियर रिएक्टर में पहले तो होता क्या है कि यूरेनियम 235 को तोड़ा जाता है, जो फिजन रिएक्शन करी जाती है। लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ पे फिजन जो होगी वो कंट्रोल्ड वे में होती है। कंट्रोल्ड वे में मतलब हम इसमें न्यूक्लियर न्यूट्रॉन्स वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। यूरेनियम 235 कंट्रोल्ड फिजन में आपका बेरियम 142 प्लस क्रिप्टन 92 प्लस नाइट्रोजन न्यूट्रॉन वगैरह निकलते हैं। तो इस तरीके से आपका प्रोसेस चलता है जो एनर्जी पैदा करने में हेल्प करता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है पहला कहाँ पे लगा था? शिकागो यूनिवर्सिटी में लगा था, यूएस में, अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर फर्मी। तो इसीलिए प्रोफेसर फर्मी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के फादर बोला जाता है। और हमारे इंडिया में कहाँ पे लगा था? अप्सरा डेट इज इन द महाराष्ट्र, तारापुर, ठीक है, ध्यान रखिए। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे लिखा हुआ है एडोल्फ गैस्टन यूजेनफिक। ये कौन है? ये वो पर्सन है जिन्होंने कॉन्टैक्ट लेंस ढूंढा था, कॉन्टैक्ट लेंस ढूंढे थे, ठीक है, याद रखिए। और उसके बाद है सैंडफोर्ड फ्लेमिंग। ये क्या है? इन्होंने यूनिवर्सल टाइम का एक फिनोमिना दिया था, यूनिवर्सल टाइम। बेनोइट फॉर्नेरोन, इन्होंने क्या दिया था? वाटर टरबाइन। आपको पूछा जा सकता है मतलब मैच ऑफ द फॉलोइंग में, ये फ्रेंच पर्सन है, फ्रेंच इन्वेंटर हैं ये, ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, एनरिको फर्मी इज द राइट आंसर। ये है जी न्यूक्लियर रिएक्टर। विच इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर? द्रविड़ स्टाइल, ठीक है,
द्रविड़ स्टाइल जो है आपका जो साउथ में देखने को मिलता है, तमिलनाडु वगैरह के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं बृहदेश्वरा टेम्पल, बृहदेश्वरा टेम्पल वो द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, जिसे आप राजराजेश्वर टेम्पल भी आप कहते हैं, राजराजेश्वर टेम्पल। और ये कहाँ पे, तंजावुर में हमें देखने को मिलता है, तंजावुर में। और इसको किसने बनाया था, राजा राजा चोला वन ने बनवाया था, राजा राजा चोला वन, ठीक है, ये याद रखना है, राजा राजा चोला ने बनवाया था इसको, क्लियर। राजा राजा चोला, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, राजा राजा चोला ने बनाया था, क्लियर। अब बात करते हैं ये इसका रिप्रेजेंटेटिव बताना है कौन सा है, तो डेट इज़ विमान। विमान इज़ द मेन पॉइंट, विमान ध्यान रखिए। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये है आपका विमान, विमान जो ऊपर स्ट्रक्चर होता है डेट इज कॉल्ड विमान। उसके बाद मंडप जिसमें आप चलते हैं, वाटर टैंक भी यहाँ पे देखने को आपको मिलता है, यहाँ पे हॉल है, पिलर हॉल है बना हुआ, और यहाँ पे गोपुराम जो एंट्री पॉइंट है आपका वो, ठीक है, ये होता है। लेकिन विमान इज़ द स्ट्रक्चर जो आपका मेन स्ट्रक्चर होता है, जैसे विरूपाक्ष टेम्पल हम्पी के अंदर ये आपका देखने को मिलता है, द्रविड़ स्कूल ऑफ टेम्पल देखने को आपको मिलता है, ठीक है, तो ये याद रखिए। सो विमान इज़ द मेन पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा पर्सन जो है वो मेंबर नहीं था, नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बैठी थी वो 9 दिसंबर 1946 को बैठी थी, और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, और लागू हुआ था 26 जनवरी को, और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। अब बात यहाँ पे ये है, हमारे टोटल मेंबर कितने थे, 389 मेंबर थे, जिसमें से 2-3 लोगों जो आपके बहुत प्रोमिनेंट लोग हैं जो आते हैं पेपर में, जैसे कि जयप्रकाश नारायण जी, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ये 3 लोग तो आपके ऐसे हैं जो पेपर में बहुत बार नाम आते हैं, तो इन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। जयप्रकाश नारायण जी वो हैं जिन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो बनी थी 1934 में, इनमें बड़ा योगदान दिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में आचार्य नरेंद्र देव जी इसके चेयरपर्सन थे उस टाइम पे। और उसके बाद 1954 एक बुधान मूवमेंट चल रही थी, बुधान मूवमेंट पुंचमपल्ली के अंदर, तेलंगाना के अंदर, और ये स्टार्ट करी थी आचार्य विनोबा भावे जी ने। विनोबा भावे जी ने स्टार्ट करी थी, लैंडलेस मूवमेंट थी, लैंड के लिए थी। उसमें 1954 में जयप्रकाश नारायण जी पूरी तरीके से कंप्लीटली यहाँ पे इसमें आ गए थे, और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था, टोटल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट 1974 में, क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा चल रहा था, उसको ख़त्म करने के लिए। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, राइट आंसर, क्लियर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करते हैं, तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी थी तो फंडामेंटल राइट की जो कमेटी थी वो सरदार वल्लभ भाई जी पटेल के पास थी, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी। के.एम. मुंशी जो हैं ये आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, याद रखिए। और जब जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन स्टार्ट किया था, जो बाद में हमारा प्रेम्बल बना था, इसके लिए इन्होंने बोला था कि ये हॉरोस्कोप है मॉडर्न इंडिया का, दिस इज ए हॉरोस्कोप ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो बाद में प्रेम्बल बना था। प्रेम्बल मतलब प्रस्तावना, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आचार्य जे.बी. कृपलानी जो हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे, जे.बी. कृपलानी थे। ध्यान रखिए, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। जयप्रकाश नारायण जी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, मुस्लिम पॉपुलेशन इनमें से कौन सी कंट्री में देखने को मिलती है। सो हियर इज़ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। इंडोनेशिया जो है आपका एक आइलैंड कंट्री भी है, ये याद रखना, आइलैंड कंट्री भी है ये, तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर इंडोनेशिया। यहाँ पे देख लो, ये सेंसस की बात चल रही है कि 10 कंट्रीज़ लार्जेस्ट पॉपुलेशन ये 2015 में इंडोनेशिया, इंडिया वगैरह देखने को मिलती है। 2060 में इंडिया नंबर 1 बन जाएगा और पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। बट ये ध्यान रखिए कि अभी जो है एट प्रेजेंट इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। कितनी स्टेट्स जो हैं नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। नेपाल के साथ 5 स्टेट्स हैं, वो बता देते हैं आपको यहाँ पे। सो नेपाल के साथ 5 कंट्री कौन से, 5 स्टेट कौन सी हैं, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और आपका सिक्किम हो गया। सो 5 स्टेट हैं ये, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। सो 5 स्टेट्स आर देयर, तो इसीलिए आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। 5 स्टेट हैं नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करती है। इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी गलत है। गलत स्टेटमेंट कौन सी है, गलत स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है। ए मिनिमम वेज लॉ
बेनिफिट ऑल द अनस्किल्ड वर्कर, ये बिल्कुल सही है कि हाँ, जैसे एक मिनिमम वेज होना चाहिए, जितने भी अनस्किल्ड वर्कर हैं उनको कुछ ना कुछ वेज, कुछ ना कुछ श्रमिक के लिए आपको लाभ देना जरूरी है। ए मिनिमम वेज हार्म्स फर्म्स बाय फोर्सिंग दैम टू पे हायर वेजेस। अगर मिनिमम वेज हम दे रहे हैं तो फर्म्स को, ठीक है, वो फर्म्स को हार्म करेगा और उनको हायर पे वेजेस देने में मजबूर करेगा। ये आपका स्टेटमेंट गलत है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। मिनिमम वेज वो हार्म्स कस्टमर्स बिकॉज द लॉ यूजली लीड्स टू अ हायर प्रोडक्ट प्राइस, बिल्कुल सही है। अगर आप किसी को मिनिमम वेज तो देंगे तो आपका ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट की प्राइस वो बढ़ेगी, ये सही है। ए मिनिमम वेज इंक्रीजेज अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी सही है, क्योंकि मिनिमम वेज क्या कर देगा, आपको डिपेंडेंट बना देगा, ठीक है। ये मिनिमम वेज सिर्फ इतनी इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है कि हाँ, जो भी अनस्किल्ड लेबर हैं वो थोड़ा सा काम सीख लें, जब आपको काम नहीं है तो थोड़ा बहुत आप उस काम में, उस पैसे में गुजारा कर सके, बट ऐसा नहीं है कि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ। अगर आप डिपेंडेंट है तो वो एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट लेके चल रहा है आपके लिए, तो डैट इज़ नॉट द राइट वन, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि फॉल्स स्टेटमेंट बतानी थी, तो वो आपका क्या है, तो बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कम जो है आपको फर्म पैसा दे रही है, मजदूरी दे रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज़्यादा मजदूरी मिलेगी। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में वो अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें इंडस्ट्री की रीऑर्गेनाइजेशन करी जाए टेक्नोलॉजी चेंज करके, rather than the fluctuation in the supply or demand, उसको हम क्या कहते हैं। आपने रीऑर्गेनाइजेशन किया, टेक्नोलॉजी चेंज करी, इस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। संरचनात्मक बेरोजगारी इसको कहते हैं, क्योंकि हमारे देश में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को आपको मिलती है मेनली, ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, और ये होती है लैक ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो डैट इज कॉल्ड आपकी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, याद रखिए। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, घर्षण बेरोजगारी, ये घर्षण बेरोजगारी उस टाइम पे देखने को मिलती है जब आप एक जॉब को चेंज करके दूसरी जॉब में जाते हो। सीजनल आपके एग्रीकल्चर सीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है, नॉट एग्रीकल्चर बट किसी भी सीजन के, काम का एक सीजन होता है। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट ये होती है जब आपकी इकोनॉमी में डिप्रेशन पड़ता है, डिप्रेशन इन द इकोनॉमी, ठीक है, ये याद रखिए। तो आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे देखिए, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन द डिमांड फॉर द लेबर इज लेस देन द सप्लाई ऑफ लेबर, यानी कि डिमांड लेबर की कम है और रेदर देन द सप्लाई बहुत ज़्यादा है लेकिन डिमांड कम है। अभी अगर आपने टेक्नोलॉजी बदल दी तो ऑब्वियसली बात है डिमांड जो लेबर की कम हो जाएगी, सप्लाई हम लेबर की बहुत दे रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इसको कहा जाता है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कम हो गया, ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी, जोग्राफिकल इमोबिलिटी, रोबोटिक्स जो आपकी मशीनें आ गई, ठीक है, कंपटीशन बढ़ रहा है और आपने बहुत सा टाइम से डिक्लाइन हो रहा है आपके देश में, डी इंसेंटिव्स, आउटसोर्सिंग हो रही है प्रोडक्शन ओवर द सीज, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में लेके चली जाती हैं, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, गार्ड सेल सराउंड्स, ये आपके प्लांट कैटेगरी के अंदर आता है। गार्ड सेल किसको सराउंड करके रखते हैं, गार्ड सेल सराउंड करते हैं स्टोमेटा को। और स्टोमेटा क्या होते हैं, पत्ते के ऊपर एक टाइनी पोर्स होते हैं जो आपका फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी आपको करवाते हैं, वाटर एक्सचेंज वगैरह करवाते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, ट्रांसपीरेशन होता है, वाटर वेपर्स होते हैं वहाँ से उड़ जाते हैं, और ये सारी की सारी इसमें देखने को मिलते हैं। सो गार्ड सेल सराउंडेड द स्टोमेटा, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए, गार्ड सेल्स स्वोलन हो जाते हैं जब आपका स्टोमेटा ओपन होता है, गार्ड सेल्स श्रंक कर जाते हैं जब आपका स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। यहाँ पे देखते हैं आगे, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, और न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल भी इसको कहा जाता है, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, क्लियर। और उसके बाद जो है गोल्जी अपरेटस आपके सेल के अंदर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सेल का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में आपके एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, और एटीपी मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे आप कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, कहते हैं, और डेट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, और एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, और रेस्पिरेटरी साइट ऑफ द सेल भी इसको कहा जाता है। एक सेल सांस कहाँ से लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया से, याद रखना है। और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए होता है प्लांट के अंदर,
ठीक है, याद रखना है। और इसको किचन ऑफ द सेल भी इसको कहते हैं, किचन ऑफ द सेल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलती है, और सेल वॉल जो बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, याद रखिए। वैक्यूल्स जो आपका ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन याद रखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए जी अगला देखते हैं। इन्वायरमेंट फ्रेंडली की बात कर रहे हैं तो उसमें 3 आर कौन से होते हैं, 3 आर कौन से होते हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली? 3 आर वो होते हैं रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। अगर आप कोई भी चीज़ ख़त्म कर रहे हैं उसको कम करो, मतलब कम वेस्ट करना स्टार्ट करो, रीयूज़ करो, ज़्यादा से दोबारा रीयूज़ कर सके, नहीं कर पा रहे तो रिसाइकल कर दो, ताकि आपके इन्वायरमेंट में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और इन्वायरमेंट फ्रेंडली आर इको मार्क, ठीक है, इको मार्क मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली, याद रखिए। इन्वायरमेंट से आपके दिमाग में 2-3 चीज़ें आनी चाहिए, क्या? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी कीनिया के अंदर है। एम्स्टरडेम के अंदर हेडक्वार्टर हैं ग्रीन पीस के, वो भी हेडक्वार्टर आपके जो है इन्वायरमेंट के लिए बात करते हैं। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो आपके देश में आया था वो आया था 1986 में, 1986 में। और एक याद करना है आपको, इन्वायरमेंट डे 5 जून को होता है, 5 जून इज़ द इन्वायरमेंट डे। और बाकी जो भी पॉइंट्स आपके इन्वायरमेंटल केसेस हमारे देश में एनजीटी सॉल्व करता है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो जिसके मेन हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है, 2010 में बना था। और इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, चेयरमैन कौन है? आदर्श कुमार गोयल हैं वहाँ पे, याद रखिए। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। सो हियर आर द 3 आर्स, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, ताकि आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली बने और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखें। अगला देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए वाटर डिपेंड्स अपॉन। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो पानी का डिपेंड किसके ऊपर करता है? देखिए हमेशा डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, वायुमंडलीय दाब के ऊपर डिपेंड करता है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम हायर एलिवेशन में जाते हैं, जब हम हाइट में जाते हैं, तो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका पानी है वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा, और वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जल्दी पहुंच जाएगा, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जल्दी पहुंच जाएगा, और बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा, बहुत कम टाइम लेगा। तो इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि हायर एल्टीट्यूड के ऊपर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कम होता है, जिसके कारण जो है आपको लेस एनर्जी लेनी पड़ती है, यानी कि लो टेम्परेचर लेना पड़ता है पानी को बॉयल करने के लिए। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बनेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द राइट वन। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, हाइट में चले जा रहे हो तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है देखो 79 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही ये यहाँ पे गर्म हो रहा है। हाइट के ऊपर देखो 90 डिग्री पे, ये 93 में। जैसे जैसे नीचे चले जाते हैं तो आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ता चला जा रहा है, और ऊपर जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जा रहा है, ये याद रखना है। अगला देखिए, इनमें से लार्जेस्ट स्टोरिंग स्पेस कौन सी है? ये तो सबको पता होगा, ये है आपकी टेराबाइट। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, टेराबाइट। देखिए इसमें किलोबाइट पहले नंबर पे, मेगाबाइट दूसरे नंबर पे, और गीगाबाइट तीसरे नंबर पे, और टेराबाइट चौथे नंबर पे आता है, याद रखिए। सो यहाँ पे आपको याद कर लेना है ये सारी की सारी चीज़ें। बिट क्या होता है? 0 और 1 जो होता है। बाइट क्या होता है? 8 बिट्स। किलोबाइट इज़ 1000 बाइट, मेगाबाइट, यहाँ पे आप गीगाबाइट, टेराबाइट, ये आपको देखने को मिलते हैं। सो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। बाकी पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, जोटाबाइट, ये सब देखने को आपको मिलते हैं, ये यूनिट्स हैं आपके। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, और उसमें कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, CH3NCO। ये आपकी ट्रेजेडी हुई थी 2 दिसंबर 1984 में भोपाल में। यूनियन कार्बाइड इंडस्ट्री थी वहाँ पे, यूनियन कार्बाइड इंडस्ट्री वहाँ पे देखने को आपको मिली थी, ठीक है, ये याद रखिए। और ये आपका आंसर बनेगा मिथाइल आइसोसाइनेट। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। मिथाइल आइसोसाइनेट जो यूज़ किया जाता है किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में? इंसेक्टिसाइड वगैरह बनाने में आपको हेल्प करता है। अब ये कौन सा इंसेक्टिसाइड है? डेट इज़ कॉल्ड कार्बराइल। कार्बराइल वगैरह बनाने में आपको हेल्प करता है। तो आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा मिथाइल आइसोसाइनेट इज द राइट आंसर। आंसर इज 1 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये है आपकी भोपाल गैस ट्रेजेडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। भोपाल मध्य प्रदेश में मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है, क्या कि अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ में था पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो आपका मध्य प्रदेश में है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को जो है हमने 12th बायोस्फीयर रिजर्व कैटेगरी के अंदर डाला, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ द यूनेस्को। और पन्ना माइंस है वहाँ पे,
मध्य प्रदेश में पन्ना माइंस। देखिए ओवरऑल हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, लेकिन 12 रिजर्व जो हैं आपके मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में यूनेस्को के अंदर डाले गए हैं, याद रखिए। पन्ना माइंस मैंने बोला ये डायमंड के लिए फेमस माइंस हैं, अगेन मध्य प्रदेश में। लेकिन याद रखिए डायमंड सिटी किसे कहते हैं? डायमंड सिटी बोला जाता है सूरत को। सूरत के पास कौन सी नदी बहती है? ताप्ती, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डायमंड जो होता है नेचुरल आपका नॉन सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है, और कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म देखने को आपको मिलती है। तो आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। मिथाइल आइसोसाइनेट, तो ये बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, ठीक है, और ये मतलब इस तरीके से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है मध्य प्रदेश में यूनियन कार्बाइड इंडस्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट के लीक होने से। सो गाइस ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं। यहाँ पे PDF वगैरह और वीडियो लेक्चर वगैरह यहाँ पे शेयर की जाते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। और बाकी आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर। और मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, जैसे अभी हमने MCQ डिस्कस किए, यहाँ पे हमारा 10,000 MCQ कोर्स है जिसमें हम चैप्टर वाइज MCQ डिस्कस किए हैं। यहाँ पे चैप्टर वाइज MCQ तो है ही है, प्लस यहाँ पे जितने भी आपके डिफरेंट एग्ज़ाम हैं आपके UPSC EPFO के लिए और स्टेट PCS के लिए, और जो भी आपके SSC रेलवे के एग्ज़ाम है और डिफेंस एग्ज़ाम है CDS CPF, उसके लिए भी मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को देखें और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो इसमें ये कूपन कोड यूज़ करना है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। GS कोर्स हमारा पूरा का पूरा जो है थियरी कोर्स है। और अब आप इन कोर्सेज़ को परचेज़ कहाँ से कर सकते हैं? 2 जगह से, StudyIQ ऐप से और या फिर आप studyiq.com वेबसाइट से आप परचेज़ कर सकते हैं। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाएंगे और तीसरे नंबर के ऊपर 10,000 MCQ कोर्स दिखेगा और GS कोर्स आपका चौथे नंबर पर आपको दिखेगा। सो जो भी कोर्सेज आपको अच्छे लगते हैं आप परचेज़ कीजिए और प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नंबर लेके आइए। सो गुड लक गाइज, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। हम मिलेंगे शाम को 9 बजे। गुड लक।